आएंगे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से कैसे ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई है, लेकिन उससे पहले आपको जरा दिखाते हैं एक और बड़ी खबर जो डोमिनिका रिपब्लिक से आ रही है, जहां एक भीषण विमान हादसा हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान यह प्लेन क्रैश हो गया और क्रैश होते ही प्लेन आग का गोला बन गया। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ये प्राइवेट विमान क्रैश हुआ है। डोमिनिका रिपब्लिक के हासा ला रोमाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह भीषण हादसा हुआ। हादसे के बाद विमान आग का गोला बन गया है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। हादसे में पायलट और को पायलट दोनों की ही मौत हो गई। जैसे ही ये जमीन से टकराया, ऐसा धमाका, ऐसा ब्लास्ट और इतनी भयंकर विशाल यहाँ पर आग लगी कि पायलट और को पायलट दोनों इस हादसे में मारे गए। एक छोटा विमान है ये, डोमिनिका रिपब्लिक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी इस विमान को, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग कामयाब नहीं हो पाई दुर्भाग्य से, और ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया, क्रैश हो गया। और क्रैश होने के बाद ये प्लेन में आग लग गई और पायलट और को पायलट दोनों की जान इस हादसे में गई। Dios mío. Dios mío, Dios mío. तस्वीरों में आप देखेंगे पीछे के दोनों टायर लैंड कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद पायलट जो है वो प्लेन को काबू नहीं कर सका। स्पीड बहुत ज़्यादा है और प्लेन ये दिख रहा है कि लड़खड़ाते हुए और टकरा जाता है ज़मीन से। उसका नोज पॉइंट भी लैंड से टकराता है और उसके बाद प्लेन में आग लग जाती है और इसकी वजह से पायलट और को पायलट दोनों की जान चली। और बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से है, जहां पर ईरान और इजराइल में एक बार फिर से जंग के हालात बन गए हैं। ईरान के हमले के बाद से इजराइल ने ईरान के वेस्ट और सेंट्रल ईरान के सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला किया। इजराइल के हमले के बाद से तेहरान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। ईरानी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक ये हमले तेहरान में तबरीज और इस्फहान पर हुए हैं। इरना के मुताबिक IRGC ने दावा किया है इजराइल ने हमलों में एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इजराइल ने यह हमला ईरान के उस हमले के जवाब में किया जो बीती रात ईरान ने किया लेबनान में। इजराइल के हमले के जवाब में तनाव बढ़ने के बाद इराक ने 72 घंटे और सीरिया ने 12 घंटे के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। मतलब ये कि एक बार फिर से हालात बिगड़ रहे हैं। अभी जिस दिन लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने बातचीत बंद करने का ऐलान कर दिया था, उसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकार लगाई थी, सारी खबरें आई थी और एक तरीके की सीज फायर की बात हुई थी। लेकिन एक बार फिर से लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया, तो ईरान पर इजराइल ने भी जवाबी हमला किया है। शनिवार की रात ईरान की तरफ से इजराइल पर कई मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। हमले के बाद इजराइल के कई इलाकों में सायरन बज उठे, लोगों को बंकरों की तरफ भागना पड़ा। इजरायली सेना ने दावा किया कि ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। ईरान ने लेबनान पर हमले के बाद इजराइल पर अटैक की पहले से चेतावनी दी थी। इससे कुछ घंटे पहले इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में हमले किए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और 20 लोग जख्मी हो गए। और ये हमला ऐसे समय हुआ जब लेबनान और इजराइल की सरकारें अमेरिकी मध्यस्थता में सीज फायर पर सहमत हुई थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने समझौते को खारिज कर दिया। और अब देखिए एक बार फिर से जंग का आगाज होता हुआ नजर आ रहा है। हमले के बाद से ईरान में जश्न का माहौल। ईरानी मिसाइलें इजराइल में खूब गरजी और काफ़ी नुकसान ईरानी मिसाइल ने इजराइल में पहुंचाया है, ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। हालांकि उसके बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी कई मिसाइलें दागी हैं। तो देखिए 100 दिन बाद ईरान एक बार फिर से לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צה"ל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. בשעה זו, הרמטכ"ל מקיים הערכת מצב עם פורום המטה הכללי ומאשר תוכניות להמשך. משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה. כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
और देखिए, इस हमले से पहले ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया है। इसमें ईरान के झंडे के साथ लेबनान का झंडा भी लगाया गया था। और ये वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को एक तरफ चेतावनी दी है कि अगर यही रवैया रहा तो हमें भी सीज फायर को लेकर के एक बार फिर से विचार विमर्श करना होगा। इस बीच दीपिका, ये वो एक्स पोस्ट है जिसके बारे में भी आपने बताया। सैयद अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें एक साथ दोनों फ्लैग दिखाए गए, लेबनान का और ईरान का। मतलब एक तरीके की सॉलिडारिटी का ऐलान किया जा रहा है ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से। और जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं यानी लेबनान, फ़लस्तीन यानी गाज़ा फ़लस्तीन और सीरिया, इन सारे को एक तरीके से एक उसमें ईरान देखता है और इसका ऐलान वो बार बार करता रहा। ईरान के इजराइल पर हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के हमले से इजराइल को नुकसान नहीं हुआ है, उम्मीद है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, जबकि जवाबी कार्रवाई हो चुकी है। अटैक के बाद ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि ट्रंप ने ईरान से कहा है कि ईरान बातचीत की टेबल पर वापस लौटे। अमेरिकी सेनाएं अलर्ट पर है। इसके साथ ही ट्रंप ने साफ किया कि नेतन्याहू के पास कोई विकल्प नहीं होगा, सारे फैसले वो लेते हैं, नेतन्याहू नहीं। मतलब जो कुछ हो रहा है वो ट्रंप की वजह से ट्रंप कर रहे हैं, नेतन्याहू नहीं कर रहे हैं, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरान ने अप्रैल के सीज फायर के बाद पहली बार इजराइल पर यह हमला किया। और ताज़ा हमलों के बावजूद देखिए, अमेरिका की ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि इसका समझौते पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगली बड़ी खबर फिलीपींस से है, जहां आज सुबह सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई। इसके बाद फिलीपींस और इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया, एक वार्निंग दी गई। जानकारी के मुताबिक फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप में यह भूकंप आया है और वहीं पर जोरदार झटकों से कई रेस्टोरेंट्स की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, तो कहीं पर स्कूल और मॉल की बिल्डिंग्स भी गिर गई हैं, क्योंकि इसकी जो तीव्रता थी भूकंप की वो काफ़ी ज़्यादा थी। 7.8 रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई है। 7.8 जो तीव्रता है वो खतरनाक कैटेगरी में आती है। और जिस तरीके से इमारतें गिरती हुई तस्वीरें हम देख रहे हैं, मतलब ये कि काफ़ी नुकसान हुआ है फिलीपींस में। अभी कुछ वक्त गुजरने के बाद हम और आपको डिटेल दे पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है, कैसा नुकसान हुआ है, और इसके बाद जो सुनामी का अलर्ट जारी हुआ है उसको लेकर के क्या कुछ चल रहा है। लेकिन आप देखिए, एक बड़ा सा ग्राउंड है, इसमें बहुत सारे लोगों को बैठा दिया गया है। और ये जो तस्वीरें दिख रहा है कि एक बड़ी सी इमारत जो है वो ज़मींदोज़ हो गई। इस भूकंप के झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाई। लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर हैं, जो सफ़र कर रहे हैं उन्होंने अपनी गाड़ियां रोक ली हैं। बाइक वाले बाइक अपनी खड़ी करके किनारे बैठ गए हैं, क्योंकि ज़मीन इतनी तेज़ी से हिली। 7.8 तीव्रता का भूकंप आया फिलीपींस में, जिससे काफ़ी नुकसान की खबर है। और देखिए, इस झटके के बाद कितना नुकसान हुआ है। कई स्कूल को नुकसान पहुंचा है, कई मॉल्स जो फिलीपींस में थे वहां पर इस इमारत को नुकसान पहुंचा है। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का ये भूकंप आया है और एक द्वीप के पास आया, और इसीलिए ये वार्निंग, ये चेतावनी दी गई है कि हो सकता है कि सुनामी भी आ जाए। लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है और एक सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भूकंप के बाद कैसे लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। ये जो बिल्डिंग है, ये एक मॉल आपको नजर आ रहा होगा, कैसे पहले इसमें दरार आती है और उसके बाद ये पूरी गिर जाती है। जो कोस्टल एरियाज हैं, खासतौर से वहां रहने वाले उन लोगों के लिए अलर्ट जारी हुआ है कि सुनामी का खतरा है। ऐसे में वो सुरक्षित जगहों की तरफ चले जाएं। लेकिन 7.8 की जो तीव्रता है वो काफ़ी खतरनाक कैटेगरी की है और काफ़ी नुकसान की खबर आ रही है। पिंक सिटी जयपुर में आज एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन जारी है। मालवीय नगर के नंदपुरी अंडरपास के पास प्रशासन का बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और यहां पर आज 5 धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है। इनमें एक मस्जिद है, एक मजार है, एक सत्संग भवन और 2 मंदिर शामिल हैं। मस्जिद तोड़ने का काम शुरू हो गया है। जेडीए की टीम एक एक करके सभी अवैध कब्जों को हटा रही है। बुलडोजर एक्शन के दौरान शहर का माहौल ना खराब हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी भी की है। शहर में 3000 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात हैं।
9 जून रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। प्रशासन को आशंका है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए अफवाहें फैल सकती हैं और इसी वजह से उस पर लगाम लगाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसके लिए शहर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सर्विसेज को सस्पेंड किया गया और 9 तारीख यानी कल रात 12 बजे तक इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड रहेंगी। ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 80 फीट चौड़ाई की जानी है सड़क की, तो दोनों तरफ जो इमारतें आ रही हैं उनको हटाया जाना है। अब इसमें संकट ये है कि 5 धार्मिक स्थल आ रहे हैं, जिसमें एक मस्जिद है, एक मज़ार है, एक सत्संग भवन है, 2 मंदिर हैं। इन सारी जगहों को हटाया जाना है। अब इसे लेकर के आशंका इस बात की एडमिनिस्ट्रेशन को है कि माहौल ख़राब हो सकता है, माहौल में तनाव आ सकता है। इसी तनाव ये और लोगों तक ना पहुँचे, इससे जुड़ी खबरें लोग अफवाहें ना फैलाएं, इससे जुड़ी बातों को लेकर के इसी वजह से इंटरनेट को सस्पेंड किया गया। पब्लिक प्लेस के जो भी अतिक्रमण जो रोड पे आ रहे हैं, सेक्टर रोड पे, उन सभी को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। शुरू का तो अभी पता नहीं, मैं आपके साथ यहीं पे मौजूद हूँ, लेकिन जब तक भी चलेगी हम यहीं मौजूद हैं और मे भी शायद दोपहर तक या जल्दी हो जाएगा। ये 80 फीट सेक्टर रोड के अतिक्रमण निरोधी अभियान के तहत की ये कार्रवाई है। नंदपुरी इलाके में नूरानी मस्जिद को लगभग आधा हिस्सा अभी तक के तोड़ दिया है। ये अवैध इंक्रोचमेंट इसको माना गया था, चूंकि सड़क चौड़ा होना है, लिहाजा 5 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर सरकार का गरज रहा है। और ये सामने का जो आप हिस्सा देख रहे हैं नूरानी मस्जिद का पीछे का पार्ट है, जो कि लगभग आधा हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। हम इस वक्त नंदपुरी इलाके में मौजूद हैं। हर नाका, हर पॉइंट पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। हर पॉइंट पे यानी जो मस्जिद से घिरा हुआ पूरा इलाका है उसको बंद करके रखा है, किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। कुल मिलाकर इस जगह पर, यहाँ पर मस्जिद है, इसके आगे मजार है, वहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। सत्संग भवन को भी हटाया है और जो धार्मिक स्थल में जो मंदिर हैं उनको भी हटाने की तैयारी चल रही है, चूंकि सेक्टर प्लान के तहत ये सड़क चौड़ा होना है और उसी को लेकर ये पूरी तैयारी जयपुर विकास प्राधिकरण कर रहा है और भजन लाल सरकार का बुलडोजर यहाँ पर गरज रहा है। मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी जयपुर। मनीष की रिपोर्ट आपने देखी। मनीष खुद इस वक्त हमारे साथ जयपुर से सीधे मौके से जुड़ चुके हैं, लेकिन इंटरनेट चूंकि बंद है इसलिए वो लाइव हमारे साथ न जुड़ करके हमारे साथ फोन के साथ मौजूद हैं। मनीष, जरा ताजा सूरत हाल बताइए, इस वक्त वहां क्या चल रहा है, डिमोलिशन का काम कितना हुआ है और कब तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, अभी डिमोलिश किया जा रहा है। नूरानी मस्जिद जो मैं सामने से देख पा रहा हूँ, उसका जो पीछे का हिस्सा है, लगभग 350 वर्ग गज में ये जो मस्जिद है वो बनी हुई है। इसको डिमोलिशन का काम चल रहा है। इसको लगभग पीछे से तोड़ दिया गया है, आधे से ज्यादा पार्ट इसका तोड़ दिया है। इसी रास्ते पर लगभग 5 धार्मिक स्थल है, एक मस्जिद है, एक मजार है, 2 मंदिर हैं और एक सत्संग भवन है। एक महीने पहले ही इनको नोटिस दे दिया गया था कि सेक्टर प्लान के तहत सड़क चौड़ा होना है 80 फीट से ज्यादा, लिहाजा जो इंक्रोचमेंट के दायरे में आ रहा था उसको खाली करना था। मंदिर, सत्संग भवन, मस्जिद सबको खाली करा लिया गया था और अब इसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरे शहर का इंटरनेट लगभग 48 घंटे के लिए बंद किया गया है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, स्पेशल टास्क फोर्स पूरे इलाके में मौजूद हैं। मालवीय नगर जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ की जो पूरी परिधि है लगभग 5 से 7 किलोमीटर की, उसको हर गली, हर नाके, हर नुक्कड़ को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जिस जगह मस्जिद पे यानी जहाँ पर बुलडोजर चल रहा है उसके आसपास के लगभग 500 से 600 जो मकान आते हैं वहां की बिजली काट दी गई है। किसी को भी घर की छत पर खड़े होने के लिए, बालकनी पर खड़े होने नहीं दिया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा सख्ती की गई है। और एक बात जरा दोहराएं फिर। ये आप बता रहे कि जहां पर ये डेमोलिशन ड्राइव चल रही है उसके सराउंडिंग में 500 घरों की बिजली काट दी गई है। ये कदम क्यों उठाया गया है और कितने घंटे तक के लिए बिजली काटी गई है? देखिए, कल रात को ही एक मैसेज सर्कुलेट किया गया है सोशल मीडिया पे जयपुर पुलिस की द्वारा कि किसी तरीके की कोई भी सोशल मीडिया पे भ्रामक प्रचार ना फैलाया जाए, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे सामाजिक सद्भावना बिगड़े। लिहाजा उसको एहतियात में रखते हुए सोशल मीडिया पे जब इंटरनेट बंद है तो फिर किसी चीज की फैलने का कोई खतरा ही बाकी नहीं रहता। मनीष बता रहे हैं कि बिजली भी 500 घरों की काटी गई है। जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा कदम है और डेमोलिशन ड्राइव के लिए इतनी तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन को करनी पड़ी है कि 48 घंटे के लिए इंटरनेट सस्पेंड किया गया है, आसपास के घरों की बिजलियां काटी गई हैं और उसके बाद ये डेमोलिशन ड्राइव हो रहा है। तो ये इसमें बहुत सारी बातें हैं।
बहरहाल जैसा कि मनीष हमें बता रहे थे कि डेमोलिशन शुरू हो चुका है, और जैसा कि हम अधिकारी को सुन रहे थे, आज जो पुलिस अधिकारी थी वो बता रही थी कि मुमकिन है कि दोपहर तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन कल रात 9 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। यानी जयपुर में जहां पर डेमोलिशन चल रहा है वहां के आसपास की कोई भी चीज, कोई भी तस्वीर को लेकर के किसी भी तरह की कोई अफवाह इधर उधर नहीं फैला सकता। तो जयपुर की खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन डेमोलिशन ड्राइव मुंबई के पास थाने में भी इस वक्त चल रहा है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ थाने में भी बुलडोजर एक्शन जारी है। सुबह से ही मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भाईंदर ईस्ट के गोल्ड नेस्ट सर्कल इलाके में अवैध कब्जे हटाना शुरू कर दिया है। यहां बिना इजाजत बनी हुई नूरी मस्जिद और मस्जिद कॉम्प्लेक्स में किए गए अवैध निर्माण को हटाया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। बुलडोजर चलाने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन और मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी के बीच देर रात तक बातचीत भी हुई और उसके बाद कमेटी ने एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देने का फैसला किया। अवैध कब्जा करके बनाए गए मंदिर को भी तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। दोनों धार्मिक जगहों पर कार्रवाई के दौरान हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट किया। तो डेमोलिशन ड्राइव राजस्थान और महाराष्ट्र की हमने आपको तस्वीर दिखाई, तो अब जरा यूपी का हाल भी देख लीजिए। गाजियाबाद में बुलडोजर के खौफ से लोगों ने खुद ही अपने अवैध कब्जों को हटाना शुरू कर दिया है। मोदी नगर के बेगमा बाग की जामा मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। साथ ही मस्जिद के आसपास बनी 14 अवैध दुकानों के डेमोलिशन का नोटिस भी दिया गया था। दुकानदारों पर 2 करोड़ 22 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और ये दुकानें नगर पालिका की जमीन पर बनी हुई हैं, जिनसे किराया भी जामा मस्जिद प्रबंधन समिति वसूलती है। नोटिस में प्रशासन ने 2 दिन के भीतर कब्जा हटाने के लिए कहा था, लेकिन और यहां पर आज से बुलडोजर एक्शन होना था, उससे पहले ही देर रात लोगों ने अतिक्रमण हटाना खुद ही शुरू कर दिया। आज पटना फायरिंग मामले में सभी की निगाहें हैं कोर्ट पर रहने वाली, क्योंकि आज फैजल खान उर्फ खान सर पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आज खान सर कोर्ट पहुंच सकते हैं और इसके अलावा रोशन सर की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होने वाली है। अब देखना होगा कि रोशन सर बाहर आएंगे या अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। खान सर के 2 सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। हालांकि रोशन सर के छात्र जो हैं, जो उनसे पढ़ते हैं, उन्होंने आज एक प्रदर्शन की भी कॉल दे रखी है। इन बच्चों की मांग है कि खान सर को गिरफ्तार किया जाए और रोशन सर को रिहा किया जाए। व्यक्ति बिना कोई गुनाह किया जेल में बैठा हुआ है। क्या आज गिरफ्तार होंगे फैजल खान उर्फ खान सर? खान सर की गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो पटना के सड़कों पर 10,000 छात्र करने के लिए तैयार है। शाम के समय पूरे पटना में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। रोशन सर आएंगे बाहर, खान सर जाएंगे अंदर। रोशन सर पर जो भी धारा लगाया गया उससे अधिक संगीन धारा खान पे लगाई गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि भाई 109 भी उन पर भी लगाया गया, दोनों को 109 आर्म्स एक्ट भी उन पर लगाया गया। इसके बाद भी अभी तक वो गिरफ्त में नहीं है। क्या 15 जून के बाद सील होगा खान सर का कोचिंग सेंटर? फायर अलार्म सिस्टम की कमियां पाई गई है। फायर पंप नहीं लगा हुआ है। टैंक में जो ओवरहेड टैंक है, टैंक में जो कैपेसिटी के चाहिए उसमें कम है। 1 सप्ताह के अंदर नहीं लगाते हैं तो इसकी सूचना बड़ी लेवल पे दी जाएगी और जो भी होगा वो बड़ी लेवल पे किया जाएगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मुसीबतों में इस वक्त खान सर फंसे हुए हैं। पहली मुसीबत गोलीकांड मामले में खान सर पर FIR दर्ज है, वो भी हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत। फरार है, इसलिए गिरफ्तारी का खतरा तो बना ही हुआ है। और तीसरा खतरा खान ग्लोबल सेंटर के सील होने का मंडरा रहा है। यानी कुल मिलाकर खान सर बुरे फंसे हैं, इसलिए 3 दिन से फरार हैं। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है, लेकिन खान सर है कि सरेंडर करने को तैयार नहीं है। हालांकि आज उम्मीद है कि 3 दिन से फरार खान सर सबके सामने आएंगे, कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे और मामले पर अपना पक्ष रखेंगे।
पटना फायरिंग विवाद में खान सर आज पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। दूसरी ओर आज रोशन सर की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और खान सर के सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिका पर भी कोर्ट आज ही सुनवाई करेगा। मामले को लेकर खान सर के खिलाफ अब रोशन सर की टीम ने मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्रों ने फैजल खान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की। छात्र रोशन आनंद सर का मुखौटा पहने दिखे, तो दूसरी ओर ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साफ साफ चेतावनी दी गई कि अगर खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की तैयारी पटना के गांधी मैदान में कर ली गई है। रोशन सर पर जो भी धारा लगाया गया उससे अधिक संगीन धारा खान पे लगाई गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि भाई 109 भी उन पर भी लगाया गया, दोनों को 109 आर्म्स एक्ट भी उन पर लगाया गया। इसके बाद भी अभी तक वो गिरफ्त में नहीं है, अर्थात अभी भी उनको प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया नहीं गया। तो हमारा सबसे पहला डिमांड है कि जिस तरीके से तत्परता के साथ प्रशासन ने रोशन सर की गिरफ्तारी की है, हमारे पूरे संस्थान में छापेमारी की गई उस रात्रि के समय में, उसी तरीके से तत्परता के साथ खान की गिरफ्तारी की जाए। खान को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो हम आमरण अनशन शुरू करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ साफ साफ बात है कि आप देखें कि 2 तारीख के दिन वो FIR हुआ, 3 के सुबह में ये गिरफ्तार हुए, 4 तारीख को खान के ऊपर FIR होता है, के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्रों का आरोप है कि खान सर के साथ प्रशासन मिला हुआ है, इसलिए FIR के बावजूद जानबूझकर उनको पकड़ा नहीं जा रहा। प्रशासन ने, जिस सम्राट प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए गोली चलाने वालों की संदिग्धों की जांच की, FIR की, खान ग्लोबल स्टडी सेंटर के मुखिया खान सर उर्फ फैजल खान के नाम से FIR किया, उसके बाद भी आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? तो क्या हम ये माने कि ये पुलिस द्वारा उनको संरक्षण प्राप्त है? एक टीचर को आप घसीट के ले जाते हो, आप मेडिकल सुविधा नहीं प्रदान करते हो, उनके किडनी का ऑपरेशन हुआ है और आप उनको बेऊर जेल में भेज देते हो बिना स्वास्थ्य लाभ दिए, लेकिन दूसरे शिक्षक को VIP ट्रीटमेंट क्यों? क्या पुलिस प्रशासन उनको समय दे रही है इंटरिम बेल के लिए कि साहब अब इंटरिम? हम लोगों को भी जानकारी है। रोशन सर के छात्र प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं, तो इस बीच खान सर के कोचिंग सेंटर में सील का खतरा मंडरा रहा है। शनिवार को फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने कोचिंग की बिल्डिंग में सेफ्टी स्टैंडर्ड का निरीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक खान ग्लोबल स्टडीज में बच्चों की सेफ्टी को लेकर, उनकी जान की सुरक्षा को लेकर भारी खामियां पाई गई हैं। ये खामियां फायर सेफ्टी से जुड़ी हुई हैं, जिसे लेकर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें नोटिस दिया गया है और 15 जून तक सब ठीक करने को कहा गया है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है। जैसे फायर अलार्म सिस्टम की कमियां पाई गई है, फायर पंप नहीं लगा हुआ है, टैंक में जो ओवरहेड टैंक है, टैंक में जो कैपेसिटी के चाहिए उसमें कम है। 1 सप्ताह के अंदर नहीं लगाते हैं तो इसकी सूचना बड़ी लेवल पे दी जाएगी और जो भी होगा वो बड़ी लेवल पे किया जाएगा। कुल मिलाकर दिन ब दिन खान सर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और आज देखना होगा कि अगर खान सर कोर्ट पहुंचते हैं तो उन पर कोर्ट क्या फैसला लेता है। एक तरफ खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो दूसरी तरफ अब खान सर पर गंभीर आरोप भी लगा है। आरोप है कि खान सर दूसरे कोचिंग से सफल होने वाले छात्रों को लालच देकर अपने संस्थान बुलाकर उनको सम्मानित करते, चयनित छात्रों को अपने संस्थान का बता रहे थे। 31 मई को खान ग्लोबल कोचिंग में पुलिस भर्ती परीक्षा में कामयाब हुए छात्रों को सम्मानित किया गया। दावा किया गया था कि खान सर के कोचिंग से 12,000 छात्र भर्ती परीक्षा में कामयाब हुए। हालांकि अब कई ऐसी चैट्स और ऑडियोज सामने आए हैं जिससे खान सर के दावों की पोल खुल गई। और देखिए, एक ऑडियो में फैसल खान की टीम एक फिजिकल ट्रेनर को फोन करके ये कह रही है कि बिहार पुलिस में पास हुए सभी बच्चों को लेकर के आना और खान सर का झंडा बुलंद करना। हालांकि इंडिया टीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। आइए आशीर्वाद ले लीजिए सर से, ठीक ना? जी सर, हम कल आएंगे आपको, ठीक है? खान सर से मिला जाएगा, ठीक है? तो हमको भी अच्छा लग रहा है जो फोन किए हैं। तो हम कल फोन किए थे आप, तो हम दूसरा ठाई थे, तो इसीलिए आपका फोन हम रिसीव ना किए हैं। अभी भेजे हैं गोलू जोन।
जी 12 से 2, ठीक है? जी कितना बजे सर? 12 से 2 के बीच में, ठीक ना? अच्छे, मैंने वहाँ भेंट हो जाएगा खान सर से? अरे भैया, ये ना खान सर से थोड़ी ना इतना आसानी से भेंट होता है। जी खान सर कोई आम आदमी है? नहीं हम जानते हैं। आपको बुला रहे हैं कि खाने सर बोले हैं हमको कि पूरा टीम रिसर्च किया है पूरे बिहार में। जी तुम लोग का सब सोशल मीडिया देखा गया है कि कौन को क्या कर रहा है, क्या किसका पर्सनालिटी है, ठीक ना? जी तो बेतिया से आपको चुना गया है, ठीक है? जी बेतिया बगहा में उधर पूरा आपको इलाका जी संभालना है। जी खान सर का झंडा बुलंद करना है, ठीक है? जी हम कल आज रखे थे गाड़ी में, बच्चे लोग बोला है नहीं सर आप जाइए और पूरा चंपारण जितना है पूरा लोग जाने का। ठीक जाए, ठीक है, आइए आप कल आइए बेटा, ठीक ना? जी बच्चा निकला समझिए 260-70 लड़का हो गया अभी तक ना फिजिकल में। 5 राज्यों के चुनाव में असम, बंगाल और तमिलनाडु में विपक्ष के इंडिया अलायंस के सहयोगियों की बुरी हार के बाद आज दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोपहर 12 बजे होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक में 23 दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, टीएमसी नेता ममता बनर्जी के साथ शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी और डीएमके ने आज की मीटिंग में शामिल न होने का फैसला किया है। बंगाल हारकर दिल्ली पहुंची दीदी, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होगी। आपने नकारा डीएमके का किनारा, मीटिंग में कौन कौन आ रहा? आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन 5 राज्यों के चुनाव के बाद मंथन। पांच राज्यों के चुनावी नतीजे के 1 महीने बाद आज इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में अहम मीटिंग हो रही है। मीटिंग में शामिल होने के लिए बंगाल की पूर्व सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं, जहां सबसे पहले आप नेता अरविंद केजरीवाल ने उनसे मुलाकात की। लेकिन आज इंडिया गठबंधन की बैठक में केजरीवाल शामिल नहीं हो रहे हैं। दोपहर 12 बजे होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक को कांग्रेस ने जहां अहम मीटिंग बताया है, वहीं इंडिया ब्लॉक में शामिल आप और डीएमके ने मीटिंग से दूर रहने का फैसला किया है। We are discussing about the current political situation in the country. The way in which the government of India is bulldozing anti-democratic attitudes, and the issue of students. Lot many issues are has to discuss in this meeting. This is an India Alliance meeting. Certainly, in all India Alliance meeting is important. This is also important meeting. देखिए, कांग्रेस जो भी अलायंस करता है, उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है। उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, 1 दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हमने देखा अभी हिमाचल में जहां डायरेक्ट फाइट थी निकाय चुनाव में, क्या हश्र हुआ कांग्रेस का बीजेपी के आगे। हमने देखा कैसे असम की विधानसभा में जहां डायरेक्ट फाइट थी, क्या रिजल्ट है। नियरली 30 इयर्स हो गए कि गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट होता है, कंटेस्ट होता है। उनका क्या रिजल्ट निकलता है ये भी हमने देख लिया। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। कि हम लोग ये बात की अब हम कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम लोग लोकसभा के बाद से ये बात कह रहे हैं। आज इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में 23 पार्टियां शामिल हो रही हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट के जरिए दावा किया है कि कुछ पार्टियों ने इस बैठक में आने में असमर्थता जताई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना यूबीटी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, शरद पवार गुट की एनसीपी समेत 23 दलों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी और डीएमके ने बैठक से दूरी बनाने का फैसला लिया है।
सीपीआईएम भी कांग्रेस से नाराज है, हालांकि वो इस बैठक में शामिल होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर एक बड़ा इल्जाम लगाया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करके कहा कि अयोध्या में राम मंदिर पर आए चढ़ावे में करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, कोर्ट को खुद इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। अयोध्या में एसपी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने यह दावा किया है कि 5 से 7.5 करोड़ तक की चोरी की गई है। अगर चोरी नहीं हुई है तो ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय सामने आए और प्रभु श्री राम की कसम खाकर कहें कि ये सभी आरोप झूठे हैं। दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं। अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लिखा है मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले, और विभिन्न तरह के घोटाले हुए हैं। और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया है तो 1 हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो यह विषय है कि कब से चोरी हो रही है, कब से चोरी हो रही है। और अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं उस पर चंपत राय ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का समय समय पर आंतरिक ऑडिट होता रहता है और इस काम में ट्रस्ट और एसबीआई बैंक के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। ऑडिट कई दिन तक चलता है और वही काम आजकल हो रहा है। अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। अखिलेश यादव के आरोपों पर अयोध्या के संतों ने तीखा पलटवार किया। संतों का कहना है कि यह राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश है। अखिलेश यादव जी की बात, तो अखिलेश यादव जी राम मंदिर के विषय में क्या बोलेंगे, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय तरह तरह की व्यवधान उत्पन्न करते थे। यहाँ तक कि अयोध्या के परिक्रमा करने वालों को भी उठाकर उन्होंने जेल के शिक्षों के अंदर बंद कर दिया था, जो मैं भी स्वयं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। लखनऊ गोसाईगंज जेल में हम लोग भी 1 हफ्ता बंद रहे। इसलिए राम जन्मभूमि से संबंधित चीज़ों पर टिप्पणी करके हिंदू जनमानस को बरगलाने का काम न करें। मंदिर प्रशासन स्वयं सक्षम है। इस प्रकार की अगर कहीं कोई बात होगी तो उसे स्वतः संज्ञान लेकर उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। श्रीमान अखिलेश यादव जी विक्षिप्त मानसिक रोग से ग्रस्त हो चुके हैं। सामने चुनाव है तो हिंदू जनमानस को गुमराह करने की इस प्रकार की जो है अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके भ्रामक जो है समाचार फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने अभी तक रामलला का दर्शन नहीं किया और रामलला के चढ़ोतरी पर नज़र रख रहा है, इससे दूषिता और क्या हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी जो है मस्जिद की कमेटी पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन हिंदू के जहाँ पर सर्वोच्च आस्था है, उस आस्था के जो है मूल केंद्र बिंदु के ऊपर इस प्रकार की भावना रखना, हिंदू जनमानस को जो है गुमराह करना और भ्रामक समाचार फैला करके जिस प्रकार से दूषिता फैलाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। अयोध्या में 2 लाख के इनामी का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में बदमाश भानु प्रताप सिंह ढेर हो गया। बदमाश के खिलाफ कई शहरों में 40 मुकदमे दर्ज थे। गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर जैसे कई शहरों में वो वांटेड था।